Hello everybody. Welcome to Bhavan's Nature Adventure Center's fifth webinar, which is based on adventure, and it will be taken by Mr. Ankit Singh, who's one of the experts in Bhavan's Nature and Adventure Center. So, Ankit sir, up to you. So hello everyone, my name is Ankit Singh. As Yogi sir told you about me, I'm one of the expert in Bhavan's Nature Adventure Centers. So I'm working with this center since 4 years. I learned many things about adventure, nature, and all. So this is a very good platform where you can learn something like in adventure, in nature, in wildlife. आज का जो टॉपिक है हमारा, हम बहुत ही बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं. अभी तक का जो सेशन हुआ है, बेसिकली हम लोग वेबिनार्स हम लोग ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया हुआ है ताकि जो भी न्यू कमर्स हैं या फिर जो बिगनर्स हैं उनको हम लोग कुछ न्यू चीज़ें सिखा सकें. हमारा मोटिव यही है कि जो एकदम नए लोग हैं इस फील्ड में या फिर जो इंटरेस्टेड है, जो दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं बट उनको किसी और फील्ड में भी इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे आके कुछ चीज़ें सीख सकते हैं. उसी के बेस पे आज का हमारा जो वेबिनार है जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एडवेंचर गियर्स एंड फंक्शन. बेसिकली हम लोग एडवेंचर में जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शंस होता है, उसके बारे में बात करने जाएंगे. बेसिकली हम लोग बहुत ही जो हमारा बेसिक इक्विपमेंट जो कि नॉर्मली सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है, हम वो कवर करने वाले हैं. ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. नेक्स्ट स्लाइड रिकिता मैम, के बारे में पहले जान लेते हैं. फर्स्ट थिंग, एडवेंचर इक्विपमेंट और गियर. हमें एडवेंचर इक्विपमेंट और गियर यूज़ क्यों करना चाहिए? सबसे मेन जो क्वेश्चन होता है ये, हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अगर हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो हमें उससे बेनिफिट क्या क्या मिलता है. एडवेंचर इक्विपमेंट इज यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव गियर or as a tool used to help the preventing dangerous accident over time. Adventure equipments has evolved because lot of different adventure activities has started to require more protective gear to prevent injuries. बेसिकली हमें पता क्या, हम लोग जो एडवेंचर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसका बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? हमें सेफ्टी देना, हमें प्रोटेक्ट करना किसी भी इंजरी या किसी भी एक्सीडेंट से. That's why we use this kind of equipment or gears. Okay, normally हम कौन सा equipment use करते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं. Next slide रिकिता मैम. List of basic equipment which we use in adventure activities. Okay, ये बहुत ही common और हर जगह पे use होने वाली जो equipments है उसका list है. If you can just tilt your फोन इन हॉरिजॉन्टल, जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा. फर्स्ट है हमारा हेलमेट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि हमारा बॉडी स्टार्ट ही होता है हेड से. सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो होना चाहिए वो होता है हेलमेट. ओके, सेकेंड है हार्नेस, थर्ड रोप, फोर्थ कैराबिनर्स, फिफ्थ स्लिंग, सिक्स पुली, सेवेंथ इज जूमर, 8th is belay device, 9th is quick draw which is snap, and 10th is footwear. बेसिकली हम लोग एक एक करके सारे जो भी इक्विपमेंट है उनको कवर करने जाएंगे. फर्स्ट हमारा है हेलमेट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हेलमेट. Why should we use helmet during adventure activities? पहला क्वेश्चन आता है, हमें एडवेंचर एक्टिविटीज जब कर रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है. अगर हम लोग हेलमेट पहनते हैं तो हमें उससे बेनिफिट क्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं. प्रोटेक्ट क्लाइंबर हेड फ्रॉम फॉलिंग रॉक, स्टोन, आइस और सडन इम्पैक्ट अगेंस्ट द रॉक एट क्लाइंबिंग और फॉलिंग. Helmet consists of outer shell, adjustable mount, headband, adjuster and vent holes. Okay, basically ये जो डेफिनेशन है वो क्लाइंबिंग के बारे में. नॉर्मली हम लोग हेलमेट कहाँ यूज़ करना चाहिए वो पहले जान लेते हैं. अगर हम लोग कोई भी एक्टिविटी एक सर्टेन हाइट पे कर रहे हो, मतलब 4 फीट एंड अबव जो हमारा है उसके अगर ऊपर अगर हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए जा रही है
तो हमें ये गाइड किया जाता है कि आप प्रॉपर सेफ्टी के साथ ही वो एक्टिविटी करो, वो चाहे किसी भी लाइन में हो, वो चाहे हमारे एडवेंचर लाइन में हो या फिर वो कंस्ट्रक्शन लाइन में। किसी भी एक्टिविटी में अगर आप 4 फीट एंड अबव के ऊपर काम करने जाते हो तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो यहाँ पे सबसे मेन काम करता है हमारा हेलमेट। ये हमें क्यों कैसे हेल्प करता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ओके, माउंट क्लाइंबिंग कर रहे हैं, सो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे ऊपर से ऊपर आपका कोई पार्टनर खड़ा हुआ है जो आपको बिले दे रहा है या फिर जो आपको हेल्प कर रहा है, वह ऊपर खड़ा हुआ है। सो ऐसे बहुत बार चांसेस होते हैं कि जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, या फिर अगर आप आइस का माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं तो जो छोटे छोटे आइस होते हैं वो जब नीचे गिरते हैं उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है ये हेलमेट का, जो कि आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि वो तो दिखने में बहुत छोटा पत्थर होता है जो आपके सर पे गिरने वाला होता है, बट वो जहाँ से गिरता है, जिस हाइट से गिरता है, अगर आप देखने जाओ, क्योंकि कोई भी चीज जब एक हाइट से गिरती है तो उसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्लूड हो जाता है। सो अगर एक छोटा सा भी पत्थर जो 100 ग्राम का है वो अगर नीचे गिरता है तो वो आपके सर पे 1 किलो का इम्पैक्ट करता है। ओके, सो आप लोग समझ सकते हो कि आपको एडवेंचर एक्टिविटीज करते टाइम कितना सेफ्टी का ध्यान रखना है, और उसमें सबसे पहले आपका आता है हेलमेट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So second most important thing is harness. So what is harness? So basically अभी तक हमने सर की बात किया, उसके बाद अगर आप कभी किसी हाइट पे जा रहे हो तो आप अपनी बॉडी को कैरी करने के लिए जो इक्विपमेंट को यूज किया जाता है उसे हार्नेस बोलते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी को कैरी करता है एक सर्टेन हाइट पे विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स, अदर इक्विपमेंट्स। सो हार्नेस आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ fall of a climber by distributing the force of a fall over large percentage of the body. Okay, so basically इसका काम क्या होता है, अगर आप कहीं एक सर्टेन हाइट पे काम कर रहे हो और आपने हार्नेस पहना हुआ है, तो बाई मिस्टेकली अगर एक्सीडेंटली अगर आप फॉल होते हो, तो आपका जो बॉडी का वेट है वो एक जगह पे सेंटर ऑफ जो आपका मास होता है वहाँ पे न जाके आपका जो पूरा बॉडी का वेट है उसको डिवाइड कर देता है। ये जो हार्नेस होता है अलग अलग पार्ट में, उसके अलग अलग लूप्स होते हैं, जिसमें आपको, जैसे आप देख सकते हो सीट बेल्ट हार्नेस की हम बात करते हैं, तो इसमें आपको टोटल 3 लूप मिलते हैं। एक जो आपका वेस्ट लूप होता है, और सेकंड जो होता है वो है आपका लेग लूप। सो ये तीनों लूप्स में आपका जो पूरा बॉडी का वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो फॉल जब पड़ता है तो किसी भी आपके बॉडी पार्ट पे आपका पूरा बॉडी का जो वेट है वो पड़ता नहीं, वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो जिससे आपकी इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो दिस इज द मेन लाइक फंक्शन फॉर हार्नेस, कि उसका काम बेसिकली यही है कि आपकी जो टोटल पूरा बॉडी का वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जब आप फॉल होते हो या फिर आप किसी एक सर्टेन हाइट पे काम करते हो। सो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हार्नेसेस होते हैं, जैसे सीट बेल्ट हार्नेस है, बॉडी हार्नेस है, शोल्डर हार्नेस है, इमरजेंसी हार्नेसेस होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्नेसेस। तो यहाँ पे हम लोग 2 हार्नेस अभी जो फिलहाल नॉर्मली यूज किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट है सीट बेल्ट हार्नेस, जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है और बहुत जगह मोस्टली सारे एडवेंचर एक्टिविटीज में यूज करते हैं जहाँ पे आप एक सर्टेन हाइट पे एक्टिविटी करते हो। जो सेकंड है वो है फुल बॉडी हार्नेस। ये आपका नॉर्मली जब हम लोग किसी नेक्स्ट लेवल हाइट पे जाते हैं, जैसे कि बंजी जंपिंग अगर आप कभी करने जाते हो या अगर आपने कभी सुना है उसके बारे में, तो आपको एक सर्टेन हाइट पे लेके जाया जाता है, फिर आपको वहां से जंप करके वो एक्टिविटी करनी होती है। सो उस वक्त आपको ये हार्नेस यूज करना होता है, विच इज फुल बॉडी हार्नेस। अब उस वक्त हम लोग फुल बॉडी हार्नेस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप एक सर्टेन हाइट पे जाके अपनी पूरी बॉडी को जंप कर रहे हो। सो वहाँ पे जो इम्पैक्ट होता है फॉल का वो ज्यादा होता है। सो वो पूरा बॉडी का जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो और कहीं पे आपको जर्क या ऐसा कुछ न लगे, इसलिए ये हार्नेस हम लोग पहनते हैं। सो बेसिकली हार्नेस इसलिए यूज होता है हमारे बॉडी का जो बेसिकली जो, और एक चीज, हार्नेस ये आपका मेन सेफ्टी इसलिए होता है क्योंकि इससे ही आपके जितने भी अदर इक्विपमेंट्स हैं, लाइक कैराबिनर्स हुआ या फिर स्नैप हुए, जितने भी अटैचेबल
थिंग्स होते हैं, जितने भी अटैचेबल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपका इस पे ही अटैच हुआ है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको लूप दिख रहा है, ये लूप आपका जो होता है इसको मेन लूप बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपकी मोस्ट ऑफ द जो आपका इक्विपमेंट्स है वो अटैच किया जाता है, जो आपकी सेफ्टी के लिए अटैच किया जाता है। फुल बॉडी हार्नेस में ये लूप अलग अलग जगह पे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, शोल्डर 2 लूप चेस्ट पे होते हैं, एक फिर आपके बैक साइड पे होता है। सो अलग अलग हार्नेसेस में अलग अलग जगह पे ये लूप्स होते हैं। ओके, सो ये हमारा मेन फंक्शन होता है हार्नेस का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो हार्नेस के बाद अब आते हैं हमारा जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, रोप। रोप हमारा इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि रोप ही है जो सारी एक्टिविटीज में हमें हेल्प करता है एक सर्टेन हाइट पे जाने के लिए। ओके, सो हम लोग कौन सा रोप यूज करते हैं? हम लोग नॉर्मल रोप यूज करते हैं या कौन सा रोप? हम लोग कोई भी रोप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक आप सर्टेन हाइट पे जा रहे हो और सारे रोप्स की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। सो हमें एडवेंचर एक्टिविटीज करते वक्त कौन सी रोप यूज करनी चाहिए वो चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो बेसिकली एडवेंचर एक्टिविटीज में हम लोग रोप यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कर्नामेंटल रोप। ओके, कर्नामेंटल रोप। सो कर्नामेंटल रोप का मतलब क्या होता है, इसको आप खुद ही डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट में कर्नामेंटल को, कर्न एंड मेंटल। कर्न का मतलब होता है कॉर्ड्स। आप जैसे फर्स्ट पिक में देख सकते हैं, ये जो अंदर के जितने भी कॉर्ड्स हैं इसको कर्न बोलते हैं, KERN, कर्न। ये जितने भी कॉर्ड्स दिख रहे हैं। ओके, और जो मेंटल है उसको बोलते हैं सेप्थ। अब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो आउटर आपको दिख रहा है उसको कवर करने के लिए, ये कॉर्ड को कवर करने के लिए जो आउटर होता है उसको सेप्थ बोलते हैं। ये दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन है काम करने का। जैसे कि जो कॉर्ड है वो बेसिकली काम क्या करता है, वो आपके रोप को स्ट्रेंथ देता है। ओके, बेसिकली जितना भी आपके रोप में स्ट्रेंथ आता है वो सारी ये कॉर्ड करते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि ये कॉर्ड भी छोटे छोटे नायलॉन के जो धागे होते हैं उनसे और बनाया हुआ है। तो टोटल अगर आप एक को ओपन करते तो उसमें 3 कॉर्ड होते हैं। जब जो कॉर्ड है वो टोटली डिपेंड होता है आप कितने डायमीटर्स की रोप यूज कर रहे हैं, और ये कॉर्ड पे ही डिपेंड करता है कि आपका जो रोप का स्ट्रेंथ है वो कितना ज़्यादा है। ओके, सो बेसिकली आपका जो स्ट्रेंथ का काम करता है वो कॉर्ड करता है, और जो आउटर लेयर होता है जिसको सेप्थ बोलते हैं या फिर मेंटल, ये जो होता है वो जो आउटर लेयर होता है उसका काम क्या होता है, वो आपकी जो रोप है उसको ड्यूरेबल बनाता है और फ्लेक्सिबल बनाता है। ओके, सो ये इसका काम है। कर्नामेंटल को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अब कर्नामेंटल हमारा 2 टाइप के रोप होते हैं, एक है हमारा डायनेमिक रोप होता है और एक स्टैटिक रोप होता है। दोनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, दोनों का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, दोनों अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा, आप दोनों में पहचानोगे कैसे कि कौन सा स्टैटिक रोप है या कौन सा डायनेमिक रोप है। सो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो आपका स्टैटिक रोप होता है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ऐसा ही होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो आपका स्टैटिक रोप होता है वो आपका कलरफुल नहीं होता। वो बेसिकली आपको वाइट या वाइट ब्लैक के मिक्स में आता है। जैसे कि आप ये पिक में देख सक रहे हैं, जो आपका फोर्थ आपको दिख रहा है, फोर्थ रोप, उस टाइप का उसका कलर होता है। बेसिकली वो नॉर्मल किसी भी ऐसे बहुत सारे कलरफुल में अवेलेबल नहीं होता। जो स्टैटिक रोप होता है वो नॉर्मली नॉन कलर होता है, मीन्स या तो वाइट या तो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, दैट्स इट। बट जो डायनेमिक रोप होते हैं अगर आप उनको अगर देखने जाओगे तो वो बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं। लाइक रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, मतलब उनकी वेराइटीज बहुत होती है। ओके, और एक तरीका होता है, आप जब रोप को टच करोगे तो जो आपका स्टैटिक रोप है वो आपको थोड़ा सा हार्ड फील होगा डायनेमिक रोप के कंपेयर में। डायनेमिक रोप थोड़ा सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक रोप। ओके, सो ये थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस समझाने के लिए बता दिया, जो कि पीपीटी में इंक्लूडेड नहीं है, बट अगर आपको कभी ऐसा जानना रहे या सिंपल डिफ्रेंशिएट करना रहे तो
तो आप खुद से भी कर सकते हो। सो बेसिकली डायनेमिक रोप पे अब बात करते हैं। तो डायनेमिक रोप क्या होता है? सो डायनेमिक रोप आर डिजाइन टू स्ट्रेच टू ऑब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग क्लाइंबर। अब ये डेफिनेशन से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो डायनेमिक रोप है हम यूज करते हैं क्लाइंबिंग के लिए। ओके, क्लाइंबिंग के लिए हम ये रोप क्यों यूज करते हैं? क्लाइंबिंग के लिए रोप यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब एक क्लाइंबर क्लाइंब करता है सो वो बिलेयर के साथ कंटिन्यूस कॉल में रहता है और कंटिन्यूस उसका फॉर्मेशन चलते रहता है बिलेयर के साथ में। सो जब एक ऐसा टाइम आता है या तो थक गया या फिर बाय मिस्टेकली अगर जब उसका फॉल होता है, मतलब वो गिर जाता है क्लाइंब करते करते, सो ये जो रोप होता है वो उसको हेल्प किस तरीके से करता है, मतलब ये जो रोप होता है वो न उसको पूरा जमीन पे आने देता है, न ही उसको जहाँ पे वो फॉल हुआ वहीं पे तुरंत रुक जाए, ऐसा नहीं होता। डायनेमिक रोप इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो रोप होता है इसमें जो इसकी स्ट्रेचेबल कैपेसिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मीन्स जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ 7 to 10% ये अपने स्ट्रेच होता है। जब फॉल होता है तो जो क्लाइंबर होता है जहाँ से फॉल हुआ रहता है वहाँ से वो थोड़ी नीचे आके रुकता है ताकि जो उसकी बॉडी है वो इतना जर्क ना बैठे। अदरवाइज अगर वहीं पे आप अगर स्टैटिक रोप पे अगर आप क्लाइंबिंग करने जाते, मैं बस आपको कंपेयर के लिए समझा रहा हूँ, अगर आप स्टैटिक रोप पे अगर आप क्लाइंब करने जाते हो, अगर आप फॉल होते तो जो स्टैटिक रोप का जो स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होता है। जो मैंने आपको मेंशन किया हुआ है इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 3%। अब इसमें अगर ये रोप से अगर क्लाइंबिंग करने जाते हैं किसी माउंटेन पे या किसी रेंज पे तो हमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ओके, सो ये जो रोप है अगर इससे हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं, मैं स्टैटिक रोप की बात कर रहा हूँ। ओके, स्टैटिक रोप पे जब हम क्लाइंब करते हैं अगर फॉल हुआ, क्लाइंबर फॉल हुआ, तो ये जो रोप होता है वो स्ट्रेच ना होके जो क्लाइंबर है उसको जगह पे ही रोक देगा, और जगह पे ही रोकेगा तो उसके वजह से क्या होगा, जो क्लाइंबर के बॉडी पे बहुत ही बुरा वाला जर्क बैठता है, जो इम्पैक्ट बोलते हैं, फॉलिंग इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके वजह से बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसका जो बैक बोन होता है जहाँ पे अटैच किया होता है ये रोप, वो बैक बोन उसका टूट जाए या फिर कोई सीरियस इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम लोग मोस्टली स्टैटिक रोप क्लाइंबिंग के लिए यूज नहीं करते इन रेंजेस, इन माउंटेन रेंजेस और या फिर इन एनी क्लाइंबिंग वॉल और समवेयर। वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डायनेमिक रोप। डायनेमिक रोप इसीलिए यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच होता है और स्ट्रेच होने की वजह से वो जो इम्पैक्ट होता है, फॉलिंग इम्पैक्ट होता है, वो डिवाइड हो जाता है रोप पे। उसके वजह से जो क्लाइंबर के ऊपर उसका पूरा इम्पैक्ट नहीं आता। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है डायनेमिक रोप में और स्टैटिक रोप में। अब हम देख लेते हैं डायनेमिक रोप और स्टैटिक रोप यूज कहाँ होते हैं। सो डायनेमिक रोप पे आते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको बता दिया, डायनेमिक रोप यूज होता है जहाँ पे हमें क्लाइंबिंग करना हो, वो चाहे आपका रॉक क्लाइंबिंग हो, आइस क्लाइंबिंग हो या फिर किसी भी तरह का माउंटेनियरिंग हो जहाँ पे आपको क्लाइंब करना है, उस सारी जगह पे हम अपना डायनेमिक रोप यूज करते हैं। अब सेम आ जाते हैं स्टैटिक रोप पे। स्टैटिक रोप हम कहाँ यूज करते हैं? सो स्टैटिक रोप हम यूज करते हैं बेसिकली रैपलिंग या फिर एब्सेलिंग, जो कि उसका दूसरा नाम है असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स एक सर्टेन हाइट पे एक इक्विपमेंट के मदद से आप ऊपर जा रहे हो, असेंड कर रहे हो। सो उस वक्त भी आपको स्टैटिक रोप चाहिए रहता है क्योंकि इसमें जो आपका जैसे मैंने पहले बताया स्ट्रेचिंग कैपेसिटी इसकी कम होती है, तो इसके वजह से इस पे असेंड करना बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रोप। और होता है हॉलिंग। हॉलिंग मीन्स कोई भी ऐसा काम करना जहाँ पे आपको फोर्स बहुत लगे, आपकी ताकत बहुत लगे, तो उस सारी जगह पे हम लोग स्टैटिक रोप यूज करते हैं। या फिर रेस्क्यू वर्क हो गया, या फिर आपको एंकर बनाना है, आपका रोप जो है कहीं पे अटैच करके उसका एंकर बनाना है, सो उस सारी जगह पे हम लोग स्टैटिक रोप यूज करते हैं। सो बेसिकली ये मेन डिफरेंस होते हैं हमारे रोप्स में, जो कि डायनेमिक रोप और स्टैटिक रोप, जो कि हम बेसिकली सारे एडवेंचर एक्टिविटीज में यूज करते हैं। सो आई होप आपको समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, सो अभी भी रोप पे ही है हम लोग। जो रोप ये है क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, रोप का जो स्ट्रेंथ होता है वो टोटली डिपेंड करता है वो कितने डायमीटर की रोप है। ओके, जितनी डायमीटर की रोप आप यूज कर रहे हो, मतलब जितना ज्यादा डायमीटर होता है उसके अंदर उतने ज्यादा कॉर्ड्स होते हैं, और उससे की वजह से उसका जो स्ट्रेंथ होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जो बेसिकली थोड़ा टेक्निकल वर्ड अगर हम लोग यूज करें, सो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि आप किसी भी चीज को उठाने के लिए या फिर होल्ड करने के लिए यूज में आती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो उसी कॉर्ड्स पे डिपेंड होता है। सो डायनेमिक रोप पे आ जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारी 8.1 mm की रोप है, जो कि पतली होती है एकदम नॉर्मली, वो आपका कितना वजन उठा सकती है? 6 किलो न्यूटन। अब 1 किलो न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है 101.9367, समथिंग लाइक दैट। सो 6 किलो न्यूटन इज इक्वल टू समथिंग कुछ 600 किलो तक का वजन ये उठा सकता है। मैं डायनामिक रोप की बात कर रहा हूँ, जो कि 8 mm की होती है। रिस्पेक्टिवली अगर आप आगे जाते हो 9.8 mm में जाओगे तो उसमें अंदर के कॉर्ड्स बढ़ जाते हैं। कॉर्ड्स बढ़ गया तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो 8 जो 9.8 mm की रोप है वो आपकी 8 किलो न्यूटन की वेट उठा सकती है। फिर जो है आपका 11 mm का 9 किलो न्यूटन का वेट उठा सकता है। सो टोटली जैसे मैंने आपको सिंपली बता दिया कि अंदर के कॉर्ड्स जितने ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा डायमीटर होगा, उतना ही उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। ओके, अब सेम आ जाते हैं, सेम ये जो एप्लीकेशन है दोनों रोप पे काम करता है, मतलब डायनेमिक और स्टैटिक रोप। ये जो है रोप का मेन फंक्शन है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है। सो वो डिपेंड करता है कॉर्ड्स पे। सो अब स्टैटिक रोप को देख लेते हैं। सो स्टैटिक रोप एज कंपेयर टू हमारा डायनेमिक रोप से ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो ये जो 9 mm का होता है वो आपका वजन उठाता है ऑलमोस्ट 21 किलो न्यूटन, मतलब ऑलमोस्ट 2100 किलो 9 mm का। फिर 10 mm का 2700 किलो, फिर 10.5 mm 30 किलो न्यूटन, 3000 किलो। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डायमीटर, आप कौन से डायमीटर का रूप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और हाँ, ये वेरी होता है ब्रांड टू ब्रांड। तो अगर आप किसी भी ब्रांड का अगर आप खरीदते हो, सो उनके साथ अगर आप कभी भी ऐसे क्लाइंबिंग रोप या कुछ भी अगर आप फ्यूचर में अगर आप सोच रहे हो खरीदना है या कुछ करना है, तो आप उनसे प्लीज सर्टिफिकेट लीजिएगा। तो सर्टिफिकेट से आपको पता चल जाएगा कि वो का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है। ओके, तो वो जो ये सारे जो रोप होते हैं, सारे एडवेंचर इक्विपमेंट सर्टिफाइड होने चाहिए। विदाउट सर्टिफाइड इक्विपमेंट कोई भी यूज नहीं करता, और मैं भी यही बोलूंगा कि कभी यूज भी नहीं करना, क्योंकि इन्हीं सारे इक्विपमेंट पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। ओके, सो ये हो गया हमारा रोप्स के बारे में कि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे वेरियस टाइप्स के, मतलब डिपेंड, अलग अलग डायमीटर के अलग अलग स्ट्रेंथ हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओके कैराबिनर्स। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सब कॉमनली यूज किया जाने वाला जो इक्विपमेंट है कैराबिनर्स। कैराबिनर्स के बारे में लोगों को पता होगा कि कैराबिनर्स किन्हें बोला जाता है या क्या होता है, बट जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ ये दिखते कैसे। नीचे 2 फोटोज दिया हुआ है, आप उनसे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के देख सकते हो या इमेजिन कर सकते हो कि ये यूज कैसे किए जाते हैं। सो बेसिकली कैराबिनर्स होते क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल पीस ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल टू द माउंटेनियरिंग या फिर अदर एक्टिविटी, अदर एडवेंचर एक्टिविटी, जितनी भी अदर एडवेंचर एक्टिविटीज हैं वहाँ पे भी ये इक्विपमेंट बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। So this is a simple piece of gear, is a critical connection between a climber, his rope and protection attaching him to the mountain. So जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, ये जो आपका कैराबिनर है वही मेन चीज होता है आपको आपके रोप से, आपको आपके हार्नेस से और क्लाइंबर को उसके प्रोटेक्टिंग गियर से अटैच करके रखने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज होता है एक माउंटेनियर की लाइफ में। सो अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैराबिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो नॉर्मली जो देखा गया है 4 टाइप के कैराबिनर्स होते हैं। सो जिसमें से चारों टाइप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉकिंग कैराबिनर, जिसको हमें मैन्युअली लॉक करना पड़ता है, जिसका नाम है स्क्रू गेट कैराबिनर।
ओके, स्क्रू गेट, उसको स्क्रू की तरह टाइट किया जाता है। आप देख सकते हैं जो इमेज में मैंने दिया हुआ है स्क्रू गेट कैराबिनर। सो वो जो आपका रेड पार्ट, ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है, वो स्क्रू की तरह रोटेट होता है और डाउन होता है। जैसे ही वो स्क्रू नीचे आता है, वो जो उसका गेट है वो ओपन हो जाता है और वो अंदर के साइड पे ओपन होता है, और वापस से वो जब स्क्रू आप टाइट कर देंगे तो वो जो गेट है वो टोटली बंद हो जाता है। सो इसको इस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। सो ये हमारा होता है मैनुअली लॉकिंग कैराबिनर विच इज स्क्रू गेट कैराबिनर। अब सेकंड आता है ऑटो लॉक कैराबिनर। अब ऑटो लॉक से आपको पता ही चलता होगा, ये खुद से लॉक हो जाता है, इसे हमें लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ इसे हमें मैनुअली ओपन करना पड़ता है। आप इसको मैनुअली ओपन करेंगे, अटैच करेंगे एंड बस छोड़ दीजिए, ये अपने आप ही लॉक हो जाएगा। ओके, सो ये होता है ऑटो लॉक, ऑटो लॉकिंग कैराबिनर। अगर आप लोगों को चाहिए कि ये कैसा होता है, आप लोग जस्ट गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको इसका प्रॉपर फंक्शन और ऑपरेशन कैसे किया जाता है वो आपको दिखा दिया जाएगा। थर्ड टाइप जो होता है सुपर लॉक कैराबिनर होता है, और फोर्थ जो होता है इंडस्ट्रियल कैराबिनर होता है। तो ये 4 टाइप के कैराबिनर्स जो कि हमारे इंडस्ट्री में, माउंटेनियरिंग इंडस्ट्री में या फिर एडवेंचर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो इसमें से 2 टाइप के मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, स्क्रू गेट एंड ऑटो लॉक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है। ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कि इसको ओपन गेट करके किया जा सकता है, वर्टिकली इसको मतलब एक रोप ऊपर से एक रोप नीचे से, सो वर्टिकली यूज कर सकते हैं, फिर हॉरिजॉन्टली यूज कर सकते हैं, इसको ओपन गेट यूज कर सकते हैं। सो इसके जो फंक्शंस होते हैं ये बहुत ही अलग अलग तरीके से होते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो और आपको इसको किस तरीके से यूज करना है, कैसे यूज करते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो कैराबिनर्स आर वाइडली यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हर मतलब मोस्टली सारे एडवेंचर एक्टिविटीज या फिर जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उनमें यूज किया जाता है, सच एज क्लाइंबिंग हुआ आपका, फिर एरो कल्चर हुआ, केविंग हुआ, सेलिंग हुआ, हॉट एयर बलून हुआ, रोप रेस्क्यू हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, इंडस्ट्रियल रोप वॉक हुआ, फिर बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो रोप विंडो क्लीनिंग किया जाता है, तो वहाँ पे भी ये सारे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। सो इन शॉर्ट जहाँ पे भी आप एक सर्टेन हाइट पे जा रहे हो वहाँ पे आपको ये इक्विपमेंट देखने मिलेगा, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए सबसे मेजर रोल प्ले करने वाला है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारा आता है पुली। सो बेसिकली पुली होता क्या है? सो पुली आर यूज टू चेंज डायरेक्शन इन रोप सिस्टम एंड टू क्रिएट अ मैकेनिकल एडवांटेज इन हॉलिंग सिस्टम। जैसे कि हॉलिंग मैंने आपको बता दिया, हॉलिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा काम आप करने जा रहे हो जहाँ पे आपको फोर्स की बहुत जरूरत है, ताकत बहुत लगती है, उस जगह पे हम लोग पुली की बात कर रहे थे। सो जहाँ पे हमें हॉलिंग सिस्टम मीन्स आपको जहाँ पे ज्यादा ताकत लगा के कोई चीज की जाने वाली हो या कुछ वेट आपको नीचे से ऊपर उठाना है, तो इन सारे जगहों पे आपको ये पुली यूज की जाती है। सो ये इंडस्ट्रियल में भी यूज होता है और हमारे एडवेंचर एक्टिविटीज में भी यूज होता है। 3 टाइप के पुलीज होते हैं। एक जो होता है हमारा फिक्स पुली होता है। अब एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कि आप वेल के ऊपर जो पुली होती है, कुएं के ऊपर जो चप्पी लगी रहती है, वो आपका होता है फिक्स पुली, जो एक जगह पे रुकी हुई हो। दूसरा होता है मूवेबल पुली, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, ऐसा पुली। तीसरा होता है कंपाउंड, जो आपका मिक्स होता है फिक्स और मूवेबल का कंपाउंड। सो ये इसका यही काम होता है कि जहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स लगा के कोई काम करना हो तो वहाँ पे ये यूज होता है। और एडवेंचर में तो बहुत सारे जगह पे होता है, जैसे जिप लाइन हुआ आपका, या फिर आप रैपलिंग क्लाइंबिंग करवा रहे हो किसी को और आपको एडिशनल हेल्प की जरूरत होती है कभी कभी, तो वो सारे जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्लिंग्स और स्लैश रनर्स। सो स्लिंग्स और रनर्स का यूज क्या होता है और ये बेसिकली हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सो बेसिकली स्लिंग्स होता क्या है पहले वो जान लेते हैं।
सो लूप्स ऑफ ट्यूबुलर वेबिंग और कॉर्ड कॉल्ड स्लिंग। सो वेबिंग जो होता है वो एक फॉर्म होता है, एक ट्यूबुलर कॉर्ड को वेब करके उस ऐसे स्लिंग्स बनाए जाते हैं। आप सर्च करेंगे वेबिंग तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो जो पूरा प्रोसेस होता है वेबिंग का वो कैसे यूज किया जाता है। सो लूप ऑफ ट्यूबुलर वेबिंग और कॉर्ड कॉल्ड स्लिंग और रनर, they are the simplest piece of equipment and some of the most useful. The use of this simple piece of endless and they are critical link between the climber, the rope, carabiner and anchor. Okay, so अगर simple language में अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो ये जो sling होता है उसका काम क्या होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं क्लाइंब कर रहे हो या फिर आप कहीं खुद को कहीं पे आपको अटैच करना है। सो वो सारे जगह पे आपको ये सारे जो स्लिंग्स है या फिर रनर है वो यूज होता है। ओके, टू एक्सटेंड द हाइट, मतलब जो आपका इक्विपमेंट और या फिर जहाँ पे आपको अटैच करना है वो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको कवर करने का काम ये हमारा स्लिंग्स करता है। वो कहीं भी हो सकता है, वो चाहे आप रोप कोर्स में देखेंगे, रोप कोर्स में दो रोप को के बीच में ये स्लिंग्स हम लोग लगाते हैं। जो जो बिनैक में काम करते हैं या फिर जो जो बिनैक में आए हुए एडवेंचर एक्टिविटीज किया हुआ है उन्हें अच्छे से पता होगा इन स्लिंग्स के बारे में। सो बेसिकली इनको नॉर्मली हम लोग इनके कलर बेस पे हम लोग नाम देते हैं, जैसे पर्पल टेप, ऑरेंज टेप, ब्लैक टेप। सो ये इजिली होता है, कन्वर्सेशन के लिए अच्छा होता है। बट अगर टेक्निकल वे में देखें तो ये जो होता है इसको ट्यूबुलर टेप या फिर स्लिंग या फिर रनर इतने यूज किए जाते हैं, इतने टर्म्स यूज किए जाते हैं इनके लिए। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ज़ूमर। सो ज़ूमर क्लैंप जो होता है, जैसे आपने पहले देखा था स्टैटिक रूप में एक वर्ड आया था असेंडिंग। ओके, असेंडिंग, असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना। तो ये जो इक्विपमेंट है वो यूज होता है एक रोप पे पूरी बॉडी को असेंड करना, पूरी की पूरी बॉडी को एक हाइट पे लेके जाना, एक सर्टेन हाइट पे लेके जाना। सो उस चीज के लिए, उस एक्टिविटी के लिए ये जो ज़ूमर क्लैंप है उनका यूज किया जाता है। ज़ूमर इज अ डिवाइस विच enables climbing up the fixed rope. Zoomer allow movement in one direction. Okay, so other most important thing, जो आपका ज़ूमर है वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाता है, इसलिए इसको असेंडर बोलते हैं। ओके, तो एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाता है और नीचे इसको यूज हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका जो मूवमेंट होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये नहीं आ पाता, तो इसके वजह से जो क्लाइंबर होता है उसका फॉल नहीं होता, वो गिरता नहीं है। सो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है रोप पे बिकॉज ऑफ इसके टीथ। ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड वाले पिक में ओपन किया हुआ ज़ूमर है। सो ये जो छोटे छोटे निबल्स दिख रहे हैं वो इसको टीथ बोलते हैं, दांत। इसके जो ज़ूमर के दांत होते हैं इसके वजह से ही जो रोप होती है वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाती है और नीचे फॉल नहीं होता। तो बेसिकली ज़ूमर का यही काम है, एक डायरेक्शन में क्लाइंबर को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसे मैंने आपको बताया इसका ये सारे इसके फंक्शंस हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है और क्लाइंबर उसको कैसे यूज करता है। आप देख सकते हैं उसका जो फेस है वो नीचे साइड होता है और ये ऊपर की तरफ मूव होता है। नीचे साइड जब भी आएगा ये ब्लॉक हो जाएगा। ओके, ये नीचे नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जो क्लाइंबर होता है इसको यूज करता है असेंडिंग के लिए, ऊपर जाने के लिए। सो दिस ये इसका मेन फंक्शन है ज़ूमर का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो अब आते हैं बिले डिवाइस पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। सो बेसिकली पहले जान लेते हैं बिले डिवाइस होता क्या है। सो अ बिले डिवाइस इज अ मैकेनिकल पीस ऑफ क्लाइंबिंग इक्विपमेंट यूज्ड टू कंट्रोल अ रोप ड्यूरिंग बिलेइंग। अब बिलेइंग क्या होता है? ओके, तो मैं पहले आपको बिलेइंग और बिले सिस्टम के बारे में समझा देता हूँ, तब शायद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले बिले की बात करते हैं। ओके, तो बिले सिस्टम जो होता है उसमें 3 लोग होते हैं। एक तो आपका होता है बिलेयर जो आपको बिले देता रहता है, मतलब आपका जो बिले रोप है, जो आपको अटैच किया हुआ रोप है जिसके हेल्प से आप क्लाइंब कर रहे हैं,
उसका जो पूरा कंट्रोल होता है वो बिलेयर के पास होता है। ओके, और वो जो रोप क्लाइंबर और ये जो बिलेयर के बीच का जो एक सीक्वेंस होता है, ये जो सिस्टम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिले सिस्टम, को बोलते हैं बिलेइंग। So rope during belaying, used to control a rope during belaying. It is designed to improve belay system for the climber by allowing the belayer to manage their duty with minimal physical effort. So इसमें बहुत ही क्लियरली समझाया हुआ है कि ये होता क्या है। इसका यूज क्या होता है। बेसिकली हम लोग बिले डिवाइस यूज इसीलिए करते हैं ताकि जो क्लाइंबर क्लाइंब कर रहा है, अगर वो फॉल होता है, जो इम्पैक्ट है, जो फोर्स जो पड़ने वाला है बिलेयर के ऊपर, वो मिनिमल हो जाए, मतलब बहुत कम हो जाए। मीन्स उसके हाथ पे इतना प्रेशर ना आए जो कि वो कंट्रोल ना कर पाए। ये डिवाइस है, ये वही करता है। अगर आपका क्लाइंबर जो फॉल हो रहा है, तो उसका जो पूरा बॉडी का फॉलिंग इम्पैक्ट है, ये पूरा डिवाइड कर देता है। बिलेयर के हाथ में, जिसके हाथ में सेफ्टी होती है, इसके पास बहुत ही कम फोर्स में ये इम्पैक्ट पड़ता है और वो इजीली इसको कंट्रोल कर सकता है। तो बेसिकली बिले डिवाइस का यही है काम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देखेंगे कितने टाइप्स के बिले डिवाइस होते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ बिले डिवाइस। आजकल तो बहुत टाइप्स के बिले डिवाइस आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़े जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं बिले डिवाइस, उनकी बात करूंगा। जो सबसे पुराना और सबसे कॉमनली यूज किया जाता है फिगर ऑफ 8। अब इसको फिगर ऑफ 8 क्यों बोलते हैं? इसका जो शेप है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिगर ऑफ 8 बोलते हैं, या तो इसका दूसरा नाम है फैट लेडी। ओके, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका दूसरा नाम पड़ा हुआ है फैट लेडी। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसका जो मैकेनिकल फंक्शन होता है वो यूज कैसे किया जाता है, वो भी नीचे वाले पिक में आप देख सकते हैं कि उसमें रोप को कैसे पास किया जाता है ड्यूरिंग बिले सिस्टम। सेकेंड आता है हमारा ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ओके, ये कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं होता, बट इसका नाम वैसा पड़ा हुआ है क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो ऐसा होता है। ये वाला जो होता है वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा अच्छा होता है। मीन्स इस पर जो इम्पैक्ट होता है बहुत कम हो जाता है, और जो इस पर टॉपिंग होता है, मीन्स अगर आप बिले के साथ जा रहे हो, अभी बिलेयर को खुद इस पर स्टॉप करना है, तो इस जो ATC होता है उस पर वो बहुत अच्छे से काम करता है एज कम्पेयर टू फिगर ऑफ 8। अब थर्ड आता है पेडजल का गिरी गिरी। तो पेडजल इज अ कंपनी ऑफ फ्रांस जो कि बहुत ही फेमस है ये एडवेंचर लाइन में। उन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है गिरी गिरी। अब तो गिरी गिरी 1, गिरी गिरी 2, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसको यूज करने का तरीका, रोप पास करके उसमें से कैराबिनर अटैच किया जाता है, और वो जो कैराबिनर होता है वो आपके एंकर पे अटैच होता है। तो ये पूरा आपका बिले सिस्टम होता है। सेम आप गिरी गिरी में भी देख सकते हो कि रोप कैसे पास किया जाता है और रोप कहाँ पे अटैच होता है, उसके ट्विस्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है, वो सब आप इमेजेस में देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये मैंने अपनी तरफ से एक एडिशन किया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, कोई बिले डिवाइस नहीं है, तो आपके अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या हम ऐसा कुछ है जिसके मदद से विदाउट इक्विपमेंट के हेल्प के, विदाउट बिले डिवाइस के हम लोग रैपलिंग करके नीचे आ सकते हैं सेफली? यस, आप आ सकते हो, बट ये रिस्की होता है, इसलिए ये इतना प्रेफरेबल नहीं होता, बट इमरजेंसी में यस आप यूज कर सकते हो। ये जो होता है ये एक हिच है जो कि हम लोग रैपलिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई बिले डिवाइस नहीं है तो आप देख सकते हैं ये हिच को हम लोग लगाते कैसे हैं, इसमें टोटली आपको बताया दिखता कैसे है और इसको बनाते कैसे, वो आपको प्रॉपर इसमें समझाया हुआ है। The Munter hitch, also known as the Italian hitch, the simple adjustable knot commonly used by climber, caver and rescuer to control friction in lifeline और बिले सिस्टम। तो जैसे मैंने बताया जो फ्रिक्शन होता है, बिले डिवाइस का काम ही क्या है, जो फॉलिंग इम्पैक्ट होता है उसको फ्रिक्शन जो पड़ता है उसको टोटली कम कर देता है। ओके, ये काम होता है। सेम चीज होता है हमारा, ये हिच भी वही करता है, जो फ्रिक्शन होता है वो बढ़ा देता है, जिसके वजह से बिलेयर के हाथ पे जो कंट्रोल होता है, जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है क्विक ड्रॉ स्नैप। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। क्विक ड्रॉ ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडर
is a piece of climbing equipment used by rock and ice climber to allow climbing rope to run freely through bolt, anchor और other protection while leading. आप अगर एक माउंटेन पे क्लाइम कर रहे हो, माउंटेन पे जब आप क्लाइम करते हो तो एक रूट डिसाइड होता है, ओके, एक हमारा फिक्स रूट होता है जिसपे आपको क्लाइम करना होता है, और वो रूट काफी लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है। सो वो जब आप रूट पे जाने लगते हो, आपका बिले सिस्टम जो है वो नीचे, बिलेयर आपका नीचे है या फिर ऊपर है, कहीं तो आपका है, उस वक्त पे ये जो स्क्विड ड्रॉ जो है वो किस तरीके से यूज होता है। तो जो बीच में पाथ होते हैं, पाथ में बहुत सारे एंकर्स होते हैं। एंकर्स का मतलब ये होता है, एंकर उसे बोला जाता है जहाँ पे आप खुद को अटैच कर सको, ओके, खुद को सेफली अटैच करके होल्ड कर सको, ओके, उसको एंकर बोलते हैं। सो पाथ में हमारे बहुत सारे एंकर्स होते हैं। सो क्लाइंबिंग करते वक्त ऐसे बहुत बार होता है कि आप थक जाओ या आप सडनली फॉल हो जाओ, तो इसमें आप जितना पूरा आपने पाथ कवर किया है वो लॉस्ट ना हो, वो पूरा आप खो ना दो, उसलिए हम लोग ये एक्सटेंडर यूज करते हैं। तो इसमें ये एक्सटेंडर जो होता है वो हम लोग एंकर जहाँ तक हम लोग पहुंचे होते हैं वो एंकर में हम लोग लगा के इसके बीच में से जो हमारा रोप होता है वो पास कर देते हैं। तो वो जो रोप की वजह से और ये जो ड्रॉ की वजह से जो आपका फॉल का इम्पैक्ट है वो बहुत कम हो जाता है, और डिस्टेंस है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है जब आप फॉल होते हो। तो आपको पूरा वापस से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा आपको इसमें एडवांटेज मिल जाता है कि आप स्टार्टिंग से ना स्टार्ट करके जहाँ से गिरे हो उससे थोड़ा सा नीचे आके वापस से स्टार्ट कर सको। तो बेसिकली क्विक ड्रॉ का ये काम होता है। सो बहुत सारे शेप के होते हैं, डी शेप होता है, ऑयल होता है, पर्ल होता है। सो वेरियस टाइप्स के ये स्नैप या क्विक ड्रॉज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, टाइप ऑफ फुटवेयर यूज इन एडवेंचर। ओके, सो एडवेंचर में हम लोग कौन कौन से टाइप के फुटवेयर यूज करते हैं, क्योंकि जैसे हमारा सर इम्पोर्टेंट है उसके लिए हेलमेट हम पहनते हैं, हमारी बॉडी इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम लोग अपना चेस्ट हार्नेस, बॉडी हार्नेस या फिर सीट बेल्ट हार्नेस यूज करते हैं। तो उसी तरह जो हमारा फुट होता है, मतलब हमारे पैर जो होते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सारी एडवेंचर एक्टिविटीज में। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके जो पैर है वो एकदम सेफ रहें और उनको इंजरी से आप जहां तक हो सके बचा सको। सो फर्स्ट हम लोग आते हैं हाइकिंग बूट पे। हाइकिंग बूट हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। सो बेसिकली हाइकिंग बूट होता क्या है? हाइकिंग बूट्स आर फुटवेयर स्पेसिफिकली designed for protecting feet and ankles during outdoor walking activities such as hiking, trekking and all. They are one of the most important items of hiking gears. So basically footwear इसलिए important है ताकि आप hiking या trekking या ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ही दूर तक आपको एक पाथ कवर करना है और भी रास्ता आपको नॉर्मल रास्ते जैसा नहीं, उबड़ खाबड़ रास्ता मिले आपको जहाँ पे, वहाँ पे ये जो बूट्स है वो बहुत हेल्प करते हैं आपके एंकल्स को सेफ रखने के लिए। सो ये फंक्शन होता है हाइकिंग बूट्स का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबिंग शूज। अब क्वेश्चन आता है क्या हाइकिंग बूट्स या जो ट्रैकिंग बूट्स है वो हम यूज कर सकते हैं क्लाइंबिंग के लिए? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग अगर आप नोटिस किए रहोगे, जो आपका हाइकिंग बूट होता है वो थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा बल्की होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है। बट अगर आप क्लाइंबिंग शूज देखोगे, इसका जो डिजाइन होता है वो इस तरीके से होता है कि आपके बॉडी का जो वेट है वो एक छोटे जगह पे रख सको। अगर आप यहीं पे हाइकिंग बूट यूज करोगे तो आपका जो पैर है वो वहाँ पे फिट नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंबिंग करते वक्त ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे आपको बहुत छोटी जगह होती है और वहाँ पे आपको अपने पैर का सपोर्ट लेके किसी दूसरे होल्ड को पकड़ना होता है। तो उस वक्त पे ये डिजाइन हमारा काम में आता है। सो बेसिकली जान लेते ये होता क्या है। मीन टू यूज स्पेशली फॉर रॉक क्लाइंबिंग, they are made up of soft and flexible upper and smooth flexible rubber sole. So ये टोटली रबर सोल का बना हुआ है, क्योंकि रबर सोल की वजह से जो फ्रिक्शन होता है रॉक और जो आपके फीट के बीच में वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको हेल्प मिलती है क्लाइंब करने के लिए। अदरवाइज अगर आप कोई और शूज पहन के जाओगे क्लाइंब करने
तो वहाँ पे आपके जो पैर है उसका फ्रिक्शन आपके रॉक से बैठ नहीं पाएगा और आपका पैर जो होगा वो कंटिन्यूसली स्लिप होता रहेगा। सो ये हो गया आपका क्लाइंबिंग शूज। सो इसका बेसिकली यही काम है, जो आपका फ्रिक्शन होता है रॉक और आपके पैर के बीच में, आपके फुट के बीच में, वो बढ़ा देता है, जिससे आपको हेल्प मिलती है क्लाइंब करने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इट्स डन। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें, मैंने एक पूरा पार्ट इसमें कवर नहीं किया हुआ है, जो कि है आइस। अगर आइस माउंटेन रेंज आप अगर कभी क्लाइंब करने जाते हो तो वहाँ पे आपको कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स तो यूज होते ही हैं, बट इसके साथ साथ बहुत सारे एडिशनल इक्विपमेंट्स भी यूज होते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो वो सारी चीजें जानने के लिए या फिर कुछ और नया जानने के लिए, प्लीज लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच for your patience and your time. So do you have any valid question which I can answer? Okay, Ankit, thank you for this amazing session. We have some questions regarding some equipments. So the first question goes, which pulley is more safe, single or double? Okay, so which pulley is more safe? So basically पुलीज हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन कौन सा है, आप कहाँ पे कौन से फील्ड पे काम कर रहे हो। ओके, सो जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है वो आपका सिंगल पुली का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपके डबल पुली से। ओके, बट दोनों पुलिस का जो काम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। सिंगल पुली पे आपका फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू टेंडम पुली या फिर डबल पुली। अब फ्रिक्शन कम क्यों होता है, क्योंकि अगर जैसे कि इसके नाम में ही पता चलता है सिंगल पुली या फिर डबल पुली, तो सिंगल पुली में आपके पास एक ही व्हील होता है, मीन्स एक ही सरफेस होता है फ्रिक्शन के लिए। बट डबल पुली में आपका जो होता है दो सरफेस होते हैं, दो व्हील्स होते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा स्पीड होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सिंगल पुली। सो मेरी नजर में अगर देखा जाए तो जो हमारा टेंडम पुली है वो ज्यादा सेफ है, बिकॉज ऑफ द मोर मैकेनिकल फंक्शन। उसमें दो पुलीज होते हैं, दो बेयरिंग होता है, उसका जो मैकेनिक इसी तरीके से बनाया रहता है ताकि वो जो पूरा वेट है वो डिवाइड किया जाए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सेम फॉलो होता है यहाँ पे दो व्हील है, तो जो आपका वेट है या फिर जो भी आपका हाउलिंग के वक्त जो भी आप काम कर रहे हैं उसका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेरी नजर में और नॉर्मली जो टेंडम पुली है उसको ही सेफ माना जाता है। Any other questions? Ankit, there's one more question कि अगर एक्टिविटी करते टाइम रोप टूट गई तो व्हाट कैन वी डू? एक्टिविटी करते वक्त रोप टूट गई। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमारा आता है, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, कोई भी एक्टिविटीज करने से पहले हमारा काम होता है इंस्पेक्शन। आप एक्टिविटी करने जा ही नहीं सकते अगर आपने रोप इंस्पेक्शन किया नहीं है। ओके, तो कोई भी एक्टिविटी आप करने जाओगे आपको इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप कोई भी रोप या कोई भी इक्विपमेंट लेते हो तो वो सर्टिफाइड आप लोग। ओके, सर्टिफाइड अगर आप रोप लिए रहोगे तो या फिर सर्टिफाइड इक्विपमेंट लिए जाओगे तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट फिर भी ऐसे चांस अगर हुआ कुछ, मैं नहीं बोलता कि रोप टूट गया, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बट ऐसा हुआ कि अगर आपका जो आपने नॉट यूज किया है या फिर आपने जो इक्विपमेंट यूज किया है उसको टाई करने के लिए वो नॉट या फिर वो जो हिच है वो ओपन हो गया, तो आप क्या करोगे? तो इसका जो सिंपल आंसर है, हमें जब भी एक्टिविटी करने जाओ आप एक अपना सेकंड सेफ्टी अपने साथ रखो, वो चाहे आपका बिले सिस्टम के साथ हो या फिर एंकर सिस्टम के साथ हो। हमेशा आप कभी भी जा रहे हो अपने आप को डबल सेफ करके आप कोई भी एक्टिविटी करो। Ankit, there's one more question. Sure. How to decide the diameter of a rope for a certain adventure? Okay, so basically ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी यूज कर रहे हो। ओके, सो इसको अगर मैं सिंपल वे में अगर आपको समझाने जाऊँ, फ्रिक्शन जो आपका डायमीटर होता है, जितना ज़्यादा डायमीटर उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, जितना कम डायमीटर उतना कम फ्रिक्शन। तो एज एग्जांपल अगर लेते हैं जिप लाइन के लिए, जिप लाइन में अगर आप कम एमएम की रोप यूज करोगे तो आपके फ्रिक्शन कम होगा, तो वो जो जिप लाइन है वो ज़्यादा फास्ट जाएगा, जो आपका
जो आपका क्लाइंट है जो एक्टिविटी करने आया है वो ज़्यादा फास्ट जाएगा और रिस्क ही ज़्यादा होगा। सो क्यों? क्योंकि डायमीटर कम है, डायमीटर कम तो क्या है, फ्रिक्शन कम है। सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई होता है। अगर आप क्लाइंबिंग करने जा रहे हो, सो अगर आप 8 mm का रोप यूज़ करते हो, तो अगर आप फॉल होते हो, ओके, अगर आप फॉल हुए तो जो बिलेयर है उसके हाथ पे फ्रिक्शन बहुत कम आएगा, जिसकी वजह से आपको होल्ड करना या फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जहाँ पे इस टोटली डिपेंड ऑन कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको रोप्स चूज करनी होती है। ओके, और एक क्वेश्चन है, आर Yes. देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट फॉर डिफरेंट एडवेंचर्स? ओके, सो बेसिकली मैं क्लाइंबिंग के बारे में बोल सकता हूँ। क्लाइंबिंग के लिए एक स्पेसिफिकली डिफरेंट ये हेलमेट्स होता है जो कि टोटली डिज़ाइन किया होता है क्लाइंबिंग के लिए। और नॉर्मल जो कि नॉर्मल अगर आप किसी हाइट पे कोई और एक्टिविटी करने जा रहे हो तो आप उसके अलग हेलमेट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं हाइट की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में देखोगे वो हेलमेट यूज़ करते हैं, वो भी सेफ होता है। बट अगर आप वो हेलमेट पहन के अगर क्लाइंबिंग के लिए जाओगे सो वो यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि उसको उस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। सो यस, डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ हेलमेट्स होते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन था, आर जूमार्स एंड कैराबिनर सेम? नो, दे आर टोटली डिफरेंट। जो आपका कैराबिनर है वो आपका इक्विपमेंट है जो कि यूज़ होता है किसी और इक्विपमेंट को अटैच करने के लिए। जैसे कि आपका वो बिले डिवाइस हो गया या फिर असेंडर हो गया विच इज़ कॉल्ड एज बुमार, या फिर आपका स्लिंग हो गया। ये जितने भी अदर इक्विपमेंट्स हैं उसको कनेक्ट करने का काम करता है आपका कैराबिनर्स आपकी बॉडी के साथ में। ओके, और जो घुमार होता है उसका तो टोटली अलग ही फंक्शन होता है। वो यूज होता है असेंड करने के लिए। ओके, आपकी पूरी बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए एक फिक्स रोप पे एक डायरेक्शन में। सो दे आर टोटली डिफरेंट। There's one more question, how to decide the diameter and which type of rope to be used for certain adventure? इट्स टोटली डिपेंड ऑन आप कौन सी एक्टिविटीज में जा रहे हो। सो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा रोप यूज करना पड़ता है। जहाँ पे आपको फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए, मीन्स जहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मुझे इस एक्टिविटी में फ्रिक्शन ज़्यादा, मुझे हाथ में कंट्रोल ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे आप ज़्यादा डायमीटर की रोप यूज़ करो फॉर अ सेफर साइड। अगर जहाँ पे आपको लग रहा है मुझे फ्रिक्शन कम चाहिए, वहाँ पे आप कम mm की रोप यूज़ करो। इट टोटली डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन। जैसे कि आप क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हो तो ज़्यादा डायमीटर की रोप यूज़ करो विच इज़ 10 mm और 11 mm। अगर आप जिप लाइन के लिए जा रहे हो इट टोटली डिपेंड ऑन द एक्सपर्ट कॉल। हम लोग 8 mm की भी रोप यूज़ करते हैं, 10 mm की भी रोप यूज़ करते हैं। सो इट टोटली डिपेंड ऑन द योर कंट्रोल और बिलेयर। ये सामने वाले का कॉल होता है कि उसको कौन सी रोप यूज़ करनी है। अंकित, और एक क्वेश्चन, अगर रोप कैराबिनर में घस जाए तो कब तक रोप कट सकती है या कैराबिनर टूट सकता है? फर्स्ट थिंग, अगर आप लोग कैराबिनर या फिर कोई भी कैराबिनर अगर आप देखते हो उसको जिस तरीके से अटैच किया जाता है उससे कोई भी ऐसा कुछ चांस ही नहीं है कि रोप कटे। ओके, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ कि अगर रोप टूट जाती है, ठीक है, अटैच किया हुआ है आपने कैराबिनर से अटैच करके रोप पास किया हुआ है और वो रोप पे कोई एक्टिविटी चल रही है, तो वो आपको अगर वो रोप टूट जाती है तो आप क्या करोगे। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आता है, जैसे ही मैंने पहले बात किया था सर्टिफिकेशन। आपको पता है कि वो रोप इतना ज़्यादा वेट कैरी कर सकती है, ओके, कैरी कर सकती है। और अगर रोप, अगर आपको पता है रोप पुरानी हो चुकी है या फिर आपको लग रहा है डैमेज है, तो थोड़ा सा आप दिमाग चलाओ, थोड़ा सा क्लेवर हो और सेकंड सेफ्टी डाल दो। जान गंवाने से अच्छा है आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा टाइम देके सेकंड सेफ्टी के साथ अच्छे से सेफली पूरी एक्टिविटीज कर लो। ओके अंकित, और एक क्वेश्चन है। यस, अब ये क्वेश्चन एक ब्रांड के लिए हो जाता है, बट वी एक्चुअली डू नॉट प्रमोट एनी काइंड ऑफ ब्रांड,
but the question is like, which footwear brand is safer in terms of safety? इट्स टोटली डिपेंड ऑन हम कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. तो ये अगेन यही चीज़ है, ये टोटली पर्सनली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, आप कौन से ब्रांड पे ट्रस्ट करते हो. ये टोटली आपकी चॉइस होती है. ओके, बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर ब्रांड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं या फिर कोई और दूसरा यूज़ करता है. तो इट्स टोटली ऑन पर्सनल चॉइसेस. यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि परफेक्ट और एकदम मतलब बेस्ट क्या है. बेस्ट सारे होते हैं, बेस्ट आप खुद हो. आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए. आप कुछ भी प्लान कर सकते हो, कुछ भी पहन के, बट सेफ्टी को ध्यान रखते हुए. Thank you, Ankit, and thank you, everybody. If you have any more questions, you can email to our website. तो हम सारे questions को revert back करेंगे. So आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है. होप सो आप अगले सेशन के लिए एक्साइटेड होंगे. थैंक यू.